अगर आप टीजीटी कमीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है दोस्तों। सिर्फ 99 रुपये में हम अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज़ हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, वो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट किया करो वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको ऐसा लगे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठे हो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन। ओवन क्या होता है? आप किसी ऑफिस वगैरह में जाओ या फिर कई बार घरों में भी लोग इस्तेमाल करते हैं खाना वगैरह जो है उसको गर्म करने के लिए, ठीक है। उसमें आप खाना जो है चाहे टिफ़िन में ही रख दो, गर्म हो जाता है। तो इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव्स। अब मॉडर्न डे में माइक्रोवेव्स ही इन्हें बोला जा रहा है, हालांकि पहले ओवन इसको बोला जाता था। तो इसमें माइक्रोवेव्स का यूज़ होता है, ये जो ओवन होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और डायनामो, ये टर्म्स जो हैं दोस्तों, जैसे ट्रांसफॉर्मर हो गया, फिर एम्पलीफायर हो गया, डायनामो हो गया, ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं एग्जाम्स में। तो डायनामो जो है ये क्या चीज़ कन्वर्ट करता है और किस में कन्वर्ट करता है आपको पता होना चाहिए। तो डायनामो का काम है दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, जिसको आप बोल सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा, इसको किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि विद्युत ऊर्जा में। तो ऐसे क्वेश्चंस पक्के हैं एग्जाम्स के लिए, अच्छे से देख लेना, ये कॉन्सेप्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है हमीरपुर बोर्ड सबसे ज़्यादा बार पूछता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रछन्न बेरोजगारी। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए। और बेरोजगारी तो आपको पता ही है, जो आज के टाइम में चल रही है वो बेरोजगारी ही है और चरम सीमा पर है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर प्रछन्न बेरोजगारी क्या है? सपोज करिए 5 वैकेंसीज हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में ये चीज़ें नहीं होती। ज़्यादातर ये जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ये प्राइवेट सेक्टर में ही होती है। 5 वैकेंसीज हैं टोटल, ठीक है। और सपोज करिए कि एक व्यक्ति को 20,000 रुपये देने हैं सैलरी के तौर पे। तो टोटल 1 लाख रुपये बन गया सारा का सारा ये खेल, ठीक है। लेकिन होता क्या है, प्राइवेट सेक्टर में 5 लोगों की जगह 10 लोगों को रख लिया जाता है और सैलरी हो जाती है 10,000 रुपये। तो इसमें जो भी प्रोडक्टिविटी है वो तो दोस्तों शून्य हो जाएगी। ज़्यादा काम तो करेंगे नहीं इकट्ठे होके, लेकिन सैलरी भी उन्हें कम मिल रही है, यानी कि जगह कम है, लोग ज़्यादा रखे हैं। इसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, प्रछन्न बेरोजगारी। तो क्वेश्चन क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स दैट। तो इसका मतलब क्या होता है? तो ए ऑप्शन फाइंड आउट कर लो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। प्रोडक्टिविटी जीरो है क्योंकि ज़्यादा बंदे रखे हैं काम पर और काम कम कर रहे हैं वो। श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह देख लेना, 12वीं है, 11वीं है, 10वीं है, काफ़ी पजल करता है एग्जामिनर। तो अगर 11वीं आए तो इंक्लूसिव ग्रोथ यहाँ पे बिल्कुल सही होता है, यानी कि सम्मिलित विकास। लेकिन 12वीं है तो एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव या फिर जो सस्टेनेबल ग्रोथ है वो तो आएगा ही, लेकिन उसमें कुछ एक चेंजेस किए गए थे जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों? इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो फास्टर थी, यानी कि तेजी से करो, ठीक है। और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ 11वीं में भी थी, 12वीं में भी है, लेकिन इसमें ज़्यादा, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। द्रुत, धारणीय और अधिक सम्मिलित विकास। अब क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि सस्टेनेबल क्या है, इंक्लूसिव क्या है। सस्टेनेबल का मतलब होता है दोस्तों कि अगर कोई चीज़ आज हो रही है, अगर विकास हो रहा है तो वो काफ़ी लंबे समय तक रहे। ऐसा ना हो कि 1 साल में विकास हो गया उसके बाद सब ठप, लगातार विकास होना चाहिए, ये सस्टेनेबल है। और इंक्लूसिव का मतलब है आपको ऐसा नहीं सोचना है कि एससी कैटेगरी है, ओबीसी है या फिर जनरल है, सभी का विकास इकट्ठा होना चाहिए, ठीक है।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एससी का विकास हो या फिर सिर्फ जनरल का हो, सभी को इकट्ठा लेके चलना है। यह है इंक्लूसिव ग्रोथ। और क्रांतियों से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का होता है हमीरपुर बोर्ड में, इसको आप अच्छे से देख लेना। कम से कम 10 क्रांतियां हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार जरूर चेक कर लेना। किसे भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है? तो व्हाइट रेवोल्यूशन जो है इंडिया में देखने को मिली थी, तो उसके फादर, इसका एक ही नाम है और इनका नाम है दोस्तों बी कुरियन। और जब हम हरित क्रांति या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन पर आते हैं तो एनसी बोरलोग, एमएस स्वामीनाथन, ये नाम याद करने पड़ते हैं। भारत में एमएस स्वामीनाथन और ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में बोरलोग, ठीक है। लेकिन जब व्हाइट रेवोल्यूशन की बात आती है तो बी कुरियन ही याद रखो, इट्स इनफ। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ्स, गेट, ठीक है। WHO, WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस एट द कंक्लूजन ऑफ विच राउंड ऑफ गेट? तो मैंने सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म बताई गेट की। अब ये याद रखो 1947 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। जो भी ट्रेड्स हैं, टैरिफ्स हैं, सब कुछ यही डिसाइड करता था ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में। लेकिन दोस्तों एक कंक्लूजन हुई, एक राउंड हुआ गेट का, कहाँ पे हुआ था? उरुग्वे में हुआ था। लेकिन जगह का नाम याद रखना, मरकश, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिसाइड किया गया था कि अब WTO बनेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। तो ये राउंड कब हुआ था? 1994 में हुआ था। फिर उसके बाद दोस्तों फाइनली गेट जो है ये कन्वर्ट हो गया WTO में 1995 में। तो इस तरीके से याद रखो। ऑप्शंस बड़े खतरनाक तरीके से एग्जामिनर ने दिए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मराकेश नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ उरुग्वे पढ़ा होगा, इसी को टिक किया होगा और आगे बढ़े होंगे, गलत हो गया होगा। तो एग्जैक्ट जगह अगर दी गई है तो देश का कोई मतलब नहीं, इसलिए पजल करता है एग्जामिनर सभी को। इसका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मौद्रिक और साख नीति घोषित की जाती है? तो आप सभी देखते हैं कुछ समय बाद, 2-3 महीने बाद, जो मॉनेटरी पॉलिसी है दोस्तों, ये डिसाइड हो जाती है कि बैंक्स जो हैं इस रेट पर ऋण देंगे या फिर जो वाणिज्यिक बैंक हैं ये RBI को इस दर पर ऋण देंगे। तो ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है RBI के द्वारा, ठीक है। अब तो बाकायदा एक कमेटी बन चुकी है, मॉनेटरी कमेटी, वो डिसाइड करती है। इसमें कुछ एक RBI के होते हैं सदस्य, कुछ एक फाइनेंस कमीशन के एंड सो ऑन। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अच्छा, आप सभी के लिए एक असाइनमेंट है, होमवर्क है। RBI के ऊपर आपको कुछ एक फैक्ट्स लिखने हैं, जैसे RBI कौन से कमीशन के तहत गठित हुआ था, इसका पुराना नाम क्या था, इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे एंड सो ऑन। तो जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी व्यय की नियंत्रण सत्ता है, यानी कि द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज द, गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे होते हैं दोस्तों, उन सभी के लिए कंट्रोल करने के लिए, उन पर नियंत्रण पाने के लिए एक अथॉरिटी होती है दोस्तों। ये अथॉरिटी कौन सी है? तो ये है कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और बाकी फाइनेंस कमीशन आप सभी को पता है 5 सालों में एक बार ये गठित होता है। तो लेटेस्ट 15वां है, NK सिंह इसके चेयरमैन हैं। नीति आयोग का आपको पता होना चाहिए कि इसके चेयरमैन जो भी PM होता है वो होता है। इसके 22 चेयरमैन कौन है एंड सो ऑन, ये क्वेश्चंस बनते हैं। CEO कौन है इसका, ये क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, जैसे राजीव कुमार, अमिताभ कांत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसको दोस्तों हिंदी में न्यायिक समीक्षा या फिर पुनरीक्षण बोला जाता है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये तब हमें देखने को मिलता है सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो किसी के मूल अधिकार जो हैं उनको क्षति पहुंचाए, उनका हनन करे। तो फिर जो जुडिशरी है इस रिव्यू को लेती है और उस
कानून को वॉइड कर देती है, नल एंड वॉइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ से जुडिशियल रिव्यू जो है इसको लिया गया था। ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है, जो जुडिशरी है और जो पार्लियामेंट्री पावर्स हैं उनको आपस में बराबर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू इंफॉर्मेशन इन इंडिया इज, तो आरटीआई जो है, आरटीआई एक्ट 2005, ये दोस्तों इंश्योर करता है कि कोई भी व्यक्ति है देश का, वो लीगली यानी कि उसका कानूनी अधिकार है कोई भी जानकारी लेने के लिए। सपोज करिए आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इन फ्यूचर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपकी सिलेक्शन नहीं होती है, आपको लगता है मेरी तो सिलेक्शन हो जानी चाहिए थी, आप आरटीआई फाइल करते हो, आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आपके इतने मार्क्स हैं, कट ऑफ इतनी गई है एंड सो ऑन। तो ये सब कुछ आरटीआई के अकॉर्डिंग ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। दोस्तों जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था देश का, तो वेलफेयर स्टेट बनाने की काफ़ी कोशिश की गई थी भारत को। तो इसी संदर्भ में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट लिया गया था। तो ये भाग 4 में है। ठीक है, तो भाग 4 कौन सा है, डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, और किस कंट्री से लिया गया था, आयरलैंड, याद रखना। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया था, स्पेन से लिया था। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं लगातार। और अनुच्छेद भी अगर आप याद रखना चाहो तो आई थिंक 39 अनुच्छेद है जिसमें वेलफेयर स्टेट का हमें देखने को मिलता है विवरण। तो बाकी चेक कर लेना एक बार। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा। राज्यसभा जो है इसमें दोस्तों टोटल 250 सदस्य हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि अपर हाउस होता है ये, यानी कि कुछ एक सदस्य जो हैं 2 सालों बाद रिटायर होते हैं, 1/3 देख लो, और 6 सालों का हर एक सदस्य का कार्यकाल रहता है। तो ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती। और अनुच्छेद 81 है राज्यसभा का, तो इसको याद रखो। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई भी इसको क्या कर सकता है, डिसॉल्व नहीं कर सकता है राज्यसभा को। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे नई श्रृंखला पूछी जाती है भारत की, पर्वत श्रृंखला, और सबसे पुरानी निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो आप राजस्थान दिल्ली तरफ एक पहाड़ियाँ देखते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, तो इनको अरावली बोला जाता है। तो दोस्तों गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। तो अरावली जो है ये पर्वत श्रृंखला जो है ये सबसे क्या है, पुरानी, और सबसे नई कौन सी है, हिमालय। यह दोस्तों आज भी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, तो इसको भी याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं लगातार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से शहर से एकदम नज़दीक है। तो जयपुर। वैसे एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि सिटी ऑफ लेक्स किस शहर को जाना जाता है राजस्थान के, तो आप सभी का आंसर होना चाहिए उदयपुर, और पिंक सिटी जयपुर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पक्के होते हैं। बाकी दोस्तों ऐसे ही काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल के लिए पेड क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करना, काफ़ी कम समय बचा है आपके पास, दिन रात एक करिए। कोई भी डाउट्स क्वेरीज क्वेश्चंस हो तो व्हाट्सएप जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।